हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले भाई ये देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का डिफरेंट शेप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि सेल एक तरह के नहीं होते हैं। ये समझेंगे कि वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, वो किस चीज़ से बना है, कितने सेल होते हैं, क्या सेल सबके सेम होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम फाइनली सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाले हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो चलिए आगे हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये होता है व्हाट इज़ ए सेल। सबसे पहले दोस्तों ये जाने कि घर किससे बनता है। ईंटों से। ईंट किससे बनती है? ईंट भाई अपने सामान से बनती है। अब ये मत कहना कि आप मजदूरी का काम करते हो। नहीं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, खैर छोड़ो। देखो सेल क्या होता है, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, पर यहाँ पर हम दोनों तरीके के सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात एकदम सच है। हमारे अंदर इतनू सा सेल होता है दोस्तों, इतनू सा, और हाँ उससे बनकर हम बनते हैं। और हमारे अंदर एक सेल नहीं होता दोस्तों, लाखों हजारों करोड़ों सेल होते हैं, और सबके अंदर सेल अलग होता है दोस्तों, सेम नहीं होता सबके अंदर। उसके बाद दोस्तों सेल कैन रेप्लिकेट, यानी कि सेल डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा से आए, आप लोगों की मम्मी अपने मम्मी पापा से आई, ऐसे ही। और सबसे पहले तो सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गेन सिस्टम बनाता है सिग्मा, यानी कि ऑर्गेनिज्म, इंसान। तो वी आर फाइनली कनेक्टेड है सेल ऑर्गेनिज्म से। टिश्यू क्या होता है दोस्तों? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि मर्ज होता है। बाकी टिश्यू का एक पूरा चैप्टर भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाई ये ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी कि स्टमक वगैरह। उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सब कुछ कंबाइन होके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम का साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था सेल को, टर्म दी थी कि सेल भी होता है इन 1665, यानी कि उसने 1665 में पेड़ पे कोक देखा। जैसे कि शटल कोक को, शटल के पीछे कोक होता है ना, देखो इस पे दिखाया हुआ है लिटिल रूम, यानी कि सेल। ही ऑब्जर्व द कोक, इसने कोक देखा जिसमें इसने देखा कि डेड सेल है। फिर इसने अपने सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से ये छान मारा कि ये तो सेल है, फिर इसने सबको बताया। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है 1674 में, उन्होंने लिविंग सेल बनाए इन पोन्ड वाटर। उन्होंने पोन्ड वाटर में देखा कि ये तो एल्गी टाइप है कुछ, तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग बनाया, मैं लिविंग बना देता हूँ। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया, ठीक है भाई सबने सेल का आविष्कार कर दिया, मैं क्या खाली बैठूँ यहाँ पे हैं पापड़ा? नहीं, हम खाली नहीं बैठेगा। उसके बाद 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस बनाया। कह रहे ठीक है हमने सेल तो डिस्कवर कर दिया, पर उसके अंदर ना एक न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद पुरकुंजी है। अरे यार ये इतने अजीब अजीब नाम है, कोई नहीं दोस्त यार, याद कर लो। 1839 में प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया। प्रोटोप्लाज्म वगैरह ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में दोस्तों, पर आज की वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में कभी पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सेल थ्योरी, इससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सेल के आविष्कार किसने की, तो आप रॉबर्ट हुक लिखेंगे। अगर लिविंग सेल का आता है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक लिखेंगे, ठीक है। अगर 2-3 नंबर का आता है तो वो सब बता देना कि इसने कोर्क देखा, और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देना जो मैंने आपको बताई 1665 में, 1674 में। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दूँगा, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आते 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले मैटिस लाइटन, उसने 1838 में कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात एकदम सही है दोस्तों, ऑल प्लांट्स सेल्स ही बनते हैं। और उसके बाद थियोडोर चवान ने 1839 में बताया और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये भी एकदम सही बात है। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हम एनिमल में ही आते हैं सेल के केस में, तो हमें एनिमल से अलग काउंट मत करना, ठीक है। कहीं कहो कि हमने ह्यूमन बीइंग का तो बताया नहीं। उसके बाद हमारा रूडोल्फ वर्च्यू जी। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, सेल थ्योरी तो इन दोनों ने आविष्कार दी थी। जैसे बैक बेंचर नहीं होता, कहते ठीक है तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद उसने क्या कहा, ठीक है भाई मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर एक और चीज़ है, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी कि ऑल सेल
अपने पुराने सेल्फ से आते हैं, जैसे कि मैं अपनी मम्मी से आया हूँ, तुम अपनी मम्मी से आए हो, तुम्हारी मम्मी किसी और के से आई है, ठीक है ना दोस्तों, ये बात एकदम सही है। फिर इन्होंने अपनी लैटिन लैंग्वेज में काटा ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूँ, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हो, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ये एक्स्ट्रा चीज़ है दोस्तों, पढ़नी हो पढ़ो, वरना 9th क्लास में कोई नहीं पूछता। उसके बाद दोस्तों ये सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनि यानी सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी यानी मैनी, सेलुलर यानी सेल्स। यूनिसेलुलर में दोस्तों एग्जांपल आते हैं बैक्टीरिया, अमोइबा, ईस्ट। मल्टी सेलुलर में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और दोस्तों आपको एक और बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसका 1940 में हुआ था, क्योंकि ये NCERT में दी हुई है बात। उसके बाद दोस्तों दो मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताइए, लार्जेस्ट लिविंग सेल बताइए। स्मॉलेस्ट दोस्तों माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं। लार्जेस्ट भाई सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है ऑस्ट्रिच कांडा, समझ लो भाई कितना बड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं प्लांट सेल के ऊपर। तो दोस्तों ये आपकी डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको नेबलिंग ध्यान से आनी चाहिए, वो सब हम आगे बात करेंगे। अभी हम मोटा मोटा देख लीजिए, न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है भाई, इसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म और बाकी ये सारी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम आगे खुल के बात करेंगे इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सेल वॉल क्या होती है। दोस्तों ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। प्लांट के अलावा ये बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा में भी होती है, मगर क्यों? सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में ये नहीं होती है दोस्तों, और ये रिजिड होती है, यानी कि ये डेड होती है। जो मैंने आपको कहा था कि सेल लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, तो ये डेड होती है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ प्लांट सेल की होती है, और क्यों होती है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आते हैं दोस्तों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के आगे वाली स्लाइड में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दोस्तों शेप देती है प्लांट सेल को। एनिमल सेल को शेप कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, बिना सेल वॉल की कैसे मिलती है, मैं सब बताऊंगा, अभी सब्र रखो। और उसके बाद ये मैकेनिकल डैमेज, यानी कि कभी बैक्टीरिया वगैरह डैमेज करता है। ये सेमी परमेबल होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये घुसने नहीं देती दोस्तों बैक्टीरिया वगैरह को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि दोस्तों प्लांट सेल है ना जो, वो मूव नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल आप मूव कर सकते हो, आप एनिमल सेल्स में आते हो, पर प्लांट सेल मूव नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसको एक्स्ट्रा Z+ सिक्योरिटी की नीड होती है, तो इसे Z+ सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ये आप अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स देगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे, और ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है दोस्तों। प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है। और इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम PMCM भी कह सकते हैं। आप लोग कहेंगे PMCM, अरे वो नहीं, अभी आपको बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये दोस्तों आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल होती है, लेकिन एनिमल सेल में, ये बात ध्यान रखना। और अगर प्लांट में आता है तो लिखना बिटवीन ऑल सेल ऑर्गेनिज्म एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल वॉल। पेपर में आप ये लिखना अगर प्लांट सेल में आ गया दोस्तों, वरना मार्क्स कट जाएंगे, कहीं कोबकुल्ले में पढ़ाया था। उसके बाद ये एकदम फ्लेक्सिबल होती है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह नहीं कि रिजिड होती है। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये दोस्तों कुछ ना लिपिड और प्रोटीन, जैसे कि हमें प्रोटीन की, मिनरल की, ये सब की जरूरत पड़ती है, वैसे प्लांट को भी पड़ती है, प्लांट एनिमल को, क्योंकि हम भी एनिमल में ही आते हैं दोस्तों। तो ये मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों। मतलब इसका ये है कि ये ना जैसे सिर्फ सिलेक्टिवली होती है, जैसे क्लास का टॉपर होता है, मैं इसी के साथ बैठूंगा, इसी के साथ खाऊंगा, वैसे ही ये बैक्टीरिया वगैरह को अपनी मर्जी इसकी घुसने दे या ना घुसने दे, ठीक है। बाकी एक ऐसे ट्रांसपोर्ट के अपने आप हो जाता है, मैं आके बताऊंगा दोस्तों, उनको सब्र करो। उसके बाद दोस्तों ये मूवमेंट ऑफ, ये 2 टाइप्स के होते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये टेबल पे स्टार मार्क लगा लो, ये ज़रूरी है दोस्तों, इस पे स्टार मार्क लगा लो। देखो पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ।
मान लो आपके पास 100 रुपये है, अब आपसे कोई 10 रुपये मांग रहा है तो आपको एनर्जी नहीं लगेगी, आप इससे याद रख सकते हो। और अगर आपके पास 10 रुपये है और कोई आपसे 100 रुपये मांग रहा है तो आपको बहुत एनर्जी लगेगी। तो जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यार, तुम्हें एनर्जी नहीं लग रही। और जिसमें एनर्जी लग रही है यानी कि तुम एकदम से एक्टिव हो रहे हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लस पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मान लो दोस्तों पानी में नमक कम है और बाहर नमक ज़्यादा है तो ऐसे पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और एक्टिव में इससे उल्टा कर दो, एक्टिव में लोअर टू हायर होती है। पैसिव में कोई एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इनका एक सोर्स होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, ये स्लो प्रोसेस होती है भाई, जब इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। जब तुम्हें एनर्जी नहीं लगेगी तुम शॉक नहीं होगे तो आराम से ही चलेगा अच्छा भाई वो प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस में भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जल्दी प्रोसेस होता है, रैपिड होता है एकदम। जब एनर्जी लगेगी तो तुम शॉक होगे, तो एकदम रैपिड। अफेक्टिव नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब तुम्हें एनर्जी नहीं लग रही भाई, टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ी देर कर लेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अफेक्टिव बाय टेम्परेचर भाई, एक तो तुम पहले से परेशान, तुम्हारी एनर्जी लग रही है, अब तुम पे और टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दिया जाए तो तुम्हारी टेंशन और बढ़ जाएगी भाई, तो तुम अफेक्टेड हो जाओगे। स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। मोलिक्यूल्स यार बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल। आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास और 10th क्लास का ये कोर्स है। तो वो स्मॉल मोलिक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स खाली पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मोलिक्यूल्स दिखाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो ही टाइप्स होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, जो कि थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। उसी के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस तो 2 लाइनों के हैं, वो मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत ना मानो। बस आप अब 5 मिनट ध्यान से सुन लेना दोस्तों, प्लीज़ मेरी मान के। अब पहले दोस्तों ये क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन जो भी मैं कह रहा हूँ। आप इंग्लिश में बना रहा हूँ, बाकी मैंने आप करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो बैक्टीरिया वगैरह को अंदर बाहर करने से रोकती है, इसलिए वो सिलेक्टिवली होती है बड़ी, जैसे क्लास टॉपर याद करो तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अभी दोस्तों मैं अभी करने की कोशिश हैं, अगर कर भी सकते हो ट्राई, बाकी मैं अगली क्लास में करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप मैंने आपको कहा था ये मुश्किल है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़र पढ़ते हैं दोस्तों। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, यानी कि एक तरह की मूवमेंट होती है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट विच फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये दोस्तों तीनों मैटर की फॉर्म के लिए होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। उम्मीद है आपने पहला चैप्टर पढ़ ही लिया होगा, वरना मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत लो। इससे मतलब जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होती है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होती है। अभी आपको मैं इसका थोड़ा और गहराई में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है बाहर ऑक्सीजन का, और अंदर इनसाइड में 2 ही है खाली, तो ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनसाइड, तो एंडोऑस्मोसिस भी बोलते हैं दोस्तों इसको। ऑस्मोसिस में भी आपको बताऊँगा, एंडो मतलब अंदर, एक्सो यानी बाहर, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये किसी में भी हो सकता है दोस्तों, एंडोसाइटोसिस में भी और एक्सोसाइटोसिस में भी, सॉरी एंडोऑस्मोसिस में भी और एक्सोऑस्मोसिस में भी। देखिए इसमें आउटसाइड जा रहे हैं सेल, क्योंकि इसमें अंदर ज़्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर कम है, तो ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, तू जिंदा रह। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस दोस्तों, ये मैंने अलग पांडे से लिया है, सॉरी एक स्लाइड मेरे को मिल नहीं रही थी, अपनी गुम हो गई थी। इसमें भी आप वही सेम चीज़ लिख सकते हो, बस इसमें क्या है ना, खाली सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, उम्मीद आप ये भी पढ़ सकते होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। सोल्यूट जैसे कि पानी में साल्ट मिला दिया आपने, तो साल्ट कम है तो उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और वाटर ज़्यादा है तो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो, जो ज़्यादा होगा वो, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन, उसमें आयोडीन 48% होती है और अल्कोहल 51%, तो इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट हुआ और आयोडीन सोल्यूट हुआ, ठीक है दोस्तों।
और इसमें आप बाकी सेम चीज़ लिख देना। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इसमें है दोस्तों ऐसा ज़रूरी कि इसमें सेलेक्टिव, ये भी बड़ी सिलेक्टिवली है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये बात ध्यान रखना। और नीचे इसके थोड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है कि क्या बातों का ध्यान रखना डिफ्यूजन से कैसे डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मूवमेंट इज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है दोस्तों। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल। याद रखना दोस्तों, ये सब साथ के साथ नोट करते जाओ। फ्रेश वाटर यानी कि नॉट गंदा पानी ऑर्गेनिज्म कैन वाटर थ्रो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना भाई फ्रेश वाटर, वो अपना पानी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो प्लांट की रूट होती है, नीचे टिश्यू वाले चैप्टर में ये बारीकी से आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट रूट्स के द्वारा, वो भी ऑस्मोसिस से होती है। देखो इसमें ना अंदर की साइड नहीं जाएंगे, इसमें बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ अंदर की तरफ ही जाएंगे पार्टिकल्स, वरना तो डिफ्यूजन में होते, क्योंकि उसमें तो तीनों होती है, इसमें खाली बॉटम मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना। ठीक है,